सब जहां में जिए जा रहे हैं हम। जो मीड अंग जिनका स्ट्रांग है ना, जैसे किशोरी ताई, लता जी, जिनका मीड अंग स्ट्रांग है, दे बिकम वेरी ग्रेट आर्टिस्ट्स। तो मैं आज भी बोलूँगी सारे सिंगर्स को कि सब आर्टिस्ट को छोड़ दीजिए, आप किशोर दा को फॉलो कीजिए। When I got my first Filmfare Award, 1942 Love Story, that year Lata ji got her Lifetime Achievement Award. और when she gave her speech, उसमें एक सेंटेंस उन्होंने कहा, she says, आज मैं बहुत खुश हूँ कि कविता कृष्णमूर्ति को फिल्मफेयर मिला। क्या बात है। She said that sentence. क्या बात है। वो मेरे लिए पूंजी है। I am not an extraordinary singer, I am not an extraordinary human being, but I have walked an extraordinary path in life. Great people whom I have met, they have made my life extraordinary. नमस्कार मंडळी, जाई काजल निर्मित आणि स्मृतिगंध प्रस्तुत आभाळाची माणसं या मुलाखत मालिकेत तुमच्या सर्वांचं एकदा मनपूर्वक स्वागत। माझ्या आवाजावरून तुम्हाला आज कळलं असेल की मला जरा थोडंसं दडपण आलंय, कारण का आजचा भाग खरंच खूप विशेष आहे। आजचा भाग हा आमचा 50वा भाग आहे आणि ह्या 50व्या भागात आपल्याकडे जी व्यक्ती आपल्याशी बोलायला आलेली आहे ती व्यक्ती म्हणजे तुम्हाला सांगू का मंडळी, आपण वरळी सेफेसला उभे राहतो, समोर मस्त खवळलेला समुद्र असतो, आपण आपले दोन्ही हात त्या समुद्राला मिठी मारायला एकत्र करतो आणि आपल्या अंगावर पाणी उडतं आणि ती जी आपल्या अंगावर लाट येते आणि त्या आपल्या मिठीत ती जेवढीच आपल्याला घेता येते आणि तरीसुद्धा आपल्या समोर तो आभाळा एवढा समुद्र असतो, अशी ती व्यक्ती आहे। ह्या व्यक्तीबरोबर माझं नशीब इतकं चांगलं आहे की मी गेली 15 ते 18 वर्ष त्यांच्याबरोबर संगीत साथ करतोय आणि भारताच्या आजच्या अग्रणी गायिका, बॉलिवूड आणि सेमी क्लासिकलपासनं ते डिवोशनल सिंगिंगपर्यंतच्या आत्ताच्या सर्व गायकांच्या आपण असं म्हणू की गुरुस्थानी असलेल्या, आणि आज मी त्यांचं वय डिस्क्लोज करत नाही तरीसुद्धा त्यांच्या ह्या वयाच्या काय म्हणतो पर्वावर, पायरीवर कधीही त्यांचा आवाज ऐकून असं वाटत नाही की ह्या बाईंचं वय झालेलं आहे। तर आमच्यासाठी असलेल्या अतिशय आदरणीय पद्मश्री कविता जी कृष्णमूर्ति, कविता जी आपका बहुत 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 स्वागत। And to tell you, I'm actually not pressured, but I'm feeling very nervous. You know, this is the second time happening in my life in these Abhalachi Mansa. First time it happened with Daman sir. Oh my gosh. And now I'm feeling, you know, but I'm so obliged, I'm so honored, and all our Rasiks are going to be extremely happy to have you here and, you know, to listen various things from you. So thank you very much. Aditya ji, first a heartfelt thanks for inviting me here to talk to you, because I respect you a lot as a musician. Thank you. Thank you. And to talk to you, I feel it will be very illuminating for me also. Thank you. क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसको मुझे सोच के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत उच्च स्थान के म्यूजिशियन हैं। वो मैं बहुत सालों से जानती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार। थैंक यू दीदी। आपने अभी कहा कि इट विल बी इल्यूमिनेटिंग फॉर यू। आई थिंक दिस इज द जर्म दैट यू कैरी फॉर एंटायर ऑफ योर लाइफ। मतलब आपके ज़िंदगी से आपको बहुत पहले से आप में एक लर्निंग की जो एनर्जी है, you know, you try to learn with every person that you meet, you try to learn with every situation that you face. ये कहाँ से आता है मतलब? एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशन में, ये सिर्फ म्यूज़िक के लिए नहीं बोल रही हूँ, कि वो ये जो लर्निंग की जो कैपेसिटी की बात अलग है, लर्निंग की जो इंटरेस्ट है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर हम किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हैं, आप सोचिए घर पे भी कोई भी आदमी है जिसके साथ हम दिन रात रहते हैं, कभी कभी कुछ फैसेट हम जानते नहीं हैं, इट बिकम्स अ न्यू फैसेट बिकॉज ऑफ अ न्यू सिचुएशन, एंड आई थिंक दैट मेक्स लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग। नो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात है, अगर ज़िंदगी में बहुत सारे लोग गुरु के स्थान में आ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है कि क्योंकि गुरु बिना तो ज्ञान आएगा ही नहीं ज़िंदगी में, और स्पेशली म्यूजिशियन के लिए। तो मैं कहूँगी कि मेरी पूंजी जो है, मेरी ज़िंदगी की जो पूंजी है, वो मैंने कितने सारे गाने गाए या मेरा करियर, वो मेरी पूंजी नहीं है।
मेरी पूंजी ये है कि मेरा उठना बैठना मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हुआ है। और वो जो क्षण मैं अगर सोचूं बचपन से कि कैसे कैसे लोगों के साथ मैं रह चुकी हूँ, तो मैं जिस दिन इस संसार से जाऊंगी मैं कहूँगी कि भगवान ने बहुत मुझे दे दिया है, बहुत हद से ज़्यादा, जो मैंने मांगा भी नहीं था या मैं डिज़र्व भी नहीं करूँ उससे ज़्यादा मिला है ज़िंदगी में। क्या बात है दीदी। अब आप आपके गुरुओं की बात कर रही है। आई थिंक विल स्टार्ट विथ मन्ना दा। जी हाँ, बचपन में है मेरे सबसे पहले गुरु, मैं एक बता दूं, बलरामपुरी करके हैं। वो मशहूर तो नहीं थे, वो ग्वालियर घराने के थे और कुमार गंधर्व जी के बहुत फ़ैन थे। तो बचपन में एक बात उन्होंने ज़रूर कहा, मेरी मम्मी और मेरी आंटी जब आते थे बोलते थे कि आप लोग बैठ के सुनना है, थोड़ी देर सुन के चले जाइए, पर मुझे आके प्लीज़ मत बताइए कि इसको एक भजन सिखाना है, कल उसको गाना है, गज़ल सिखाना है। बिल्कुल, फिर तो मैं आऊँगा ही नहीं सिखाने के लिए। अगर मैं 2 साल इनको साथ पे बिठा के रखूँ वो मेरी मर्ज़ी। क्या बात है। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो वो बात इतना अच्छा हुआ कि उसके बाद जो पलटे वगैरह जो भी हमने अलंकार जो भी सीखा, तो उसके बाद जब पहली बार जब राग भूपाली सीखा, मैं क्लासिकल कुछ भी नहीं जानती, ना गा भी पाती हूँ, लेकिन जो भी राग भूपाली से सीखा, जो भी मैंने गाया, मुझे पता है कि इसका नोटेशन क्या है, विच आई थिंक हैज़ हेल्प मी टू लर्न अ लॉट ऑफ कॉम्पोजिशंस। क्योंकि फिल्म में सेट्स में जाकर हम गाना सीखते हैं और जब तक म्यूज़िक तैयार होता है हो सकता है कुछ लाइन्स हम भूल जाएं, तो वो नोटेशन की वजह से वो याद रहता है काम। तो वो एक बहुत पहले गुरु की वो शिष्य की वजह से। और बाद में, बहुत बाद में जब मैं कॉलेज में थी, तो सबसे पहले मैं मन्ना दा से पहले भी आपको बताऊं, हेमंत दा से मेरी मुलाकात हुई। कॉलेज डे फंक्शन में मैंने गाया, फिर मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो मेरी बेटी उनकी बेटी रानू मुखर्जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती थी। वो बोलती पर वो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं आना चाहती, तो मैं ढूंढ रहा हूँ एक लड़की जो गाएगी, तो मेरे साथ चलोगे। तो मेरी आंटी, मेरी मम्मी जिन्होंने पाला है मुझे, मिसेस भट्टाचार्य, शी सेड दादा इसका तो सौभाग्य है अगर आप उसको बुलाएं। तो वो जो मैं हेमंता के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, आई थिंक द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम वाज इन उदयपुर, आई रिमेंबर। तो जो जर्नी मेरी शुरू हुई, आई टेल यू, मैं एकदम स्टंट होती थी कि ये आदमी अभी स्टेज में जाने वाले हैं और कॉलेज ऑडियंस हो, पब्लिक जो भी हो, ही इज़ डायबिटिक। कभी कभी मैंने देखा कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेके फिर 2-3 रसगुल्ला खा रहे हैं और रसगुल्ला खाकर वो ही पानी पीकर वो स्टेज में गए गाने के लिए। और आप बताओ, एक तक नहीं, एक खांसी तक नहीं, और वो जो शुरू करते थे, मैं ऐसे थी ये कैसे गा रहे हैं। और जो गाना पूरा प्रोग्राम में ऊंचा हो नीचा हो, सिर भी नहीं हिलता था, ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, एक लेवल पे ऐसा लगता था कि वो जो रिकॉर्डिंग जो लेवल है वो ऐसे बीच में है कंप्लीट, और उतना बेस। तो फर्स्ट टाइम आई लर्नड दैट यू डोंट नीड टू मूव योर हेड टू मच टू सिंग, ज़रूरी नहीं है। एंड आई ऑल्सो लर्नड दैट कि बैलेंस्ड सिंगिंग क्या होता है और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी क्या होते हैं। अ पर्सन विद डिग्निटी, स्पीकिंग वेरी लेस, बट व्हेन ही गोज ऑन स्टेज इट्स एब्सोल्यूट। और खुद के कॉम्पोजिशंस, व्हाट अ कंपोजर। और मुझे याद है कि पहली बार जब मैं उनके साथ जब प्रैक्टिस कर रही थी जाग दर्द इश्क जाग, तो लता जी का वो एक लंबा आलाप है ना, अब उस टाइम मेरी उम्र क्या होगी, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज प्रॉबली 17, ओके। पर वो आलाप शुरू करते ही मैं थोड़ी बीच में मैंने सांस ली। तो हेमंत दा बोले, बंगाली में बोले, तुम्हें लता गान सुने छो? आई सेड हाँ। तो सुन लो, उसमें सांस नहीं लिया है और यू आर वेरी यंग, यू शुड नॉट नीड अस टू टेक अ ब्रेथ। क्योंकि हेमंत की बहुत अच्छा ब्रेथ है, हेमंत और मन्ना दा दोनों का जाइंट ब्रेथ है। You know how much I went home and practiced? वो पूरा एक ब्रेथ में गाया। फिर अगले प्रोग्राम में मैंने पूरा एक ब्रेथ में गाया। क्या बात है। But you see, you get a guru like that who inspires you to do things. And okay, I'm not letting you ask questions. No. I'm not here to ask questions. We all are here to listen from you. That's it. The next is Manna Da. Manna Da के साथ भी ऐसे हुआ कि हेमंत दा ने फ़ोन किया और बोले कि आप एक स्टेज के लिए सिंगर ढूंढ रहे हो, तो ये लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, एंड शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो क्योंकि मन्ना दा थे, शी एजुकेटेड, हाँ, शी कैन स्पीक इंग्लिश, यू प्लीज़ टेक हर फॉर कॉन्सर्ट्स।
तो सूरत में शामराव जी करके ढोलक, हाँ। अरे बहुत प्यारे इंसान। तो शामराव जी का फ़ोन आया, आपका टिकट कट गया है, हम लोग सब सूरत जा रहे हैं मन्नादा के शो पे, ये ड्यूएट्स आजा सनम, ये रात भीगी भीगी, सब तैयार कर लीजिए। और मैं कॉलेज से आके गाने याद कर रही हूँ सब कुछ। और सूरत पहुँची, फिर खाना वाना लंच वंच खाए, बोले 4 बजे मन्नादा के कमरे में रिहर्सल होगा। सब गए तो सूरत छोटा होटल था उस ज़माने में, कोई इतना बड़ा 5 स्टार भी था नहीं। वो दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलते ही मन्नादा यहाँ हारमोनियम के साथ बैठे हुए, सारे म्यूजिशियंस, शामराव जी, वामन दादा, अपने जो सब पद्माकर जी, सब बैठे हैं। मैं कांप रही थी, बहुत डरी हुई थी रियली, क्योंकि मन्नादा वाज माय आइकॉन। बचपन में रेडियो में पूछो ना कैसे मैंने रैन सुन के मैं रोती थी वो गाना सुनकर। तो मन्नादा को देखकर मेरा दिल थम ही गया था। तो ऐसे मुझे देखे, बोले बोशो। बैठने के बाद दीदी यू कैन स्पीक इन बंगाली, नो हाँ, प्रॉब्लम। मैं वो जैसे उनकी जैसे मन्नादा का ऐसा कुछ, वो मिलिट्री आर्मी जैसे ऐसे देखते हैं, बोशो। बैठने के बाद उन्होंने शुरू किया आजा सनम। मैंने कुछ गाया, क्या गाया मत पूछिए, ये रात वो भी गाया। उसके बाद मुझे याद आया कि वो प्रोग्राम तो मैंने किया। अब अच्छा गाया बुरा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं पूरे प्रोग्राम में मेरे हाथ ठंडे एकदम। उसके बाद लेकिन 18 years आई परफॉर्म विद हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बात है। और कट टू कट मुझे याद है कि इतना देयर सो मच लर्निंग फ्रॉम देम, कि मैंने एक नोटिस किया कि उनकी वो जो भी गाने गाते हैं, आपको तो पता है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक में कितना एक्सपर्ट है और लयकारी में इतने ट्रेंड है, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा नोट नहीं लेते थे गाने में। क्या बात। जो भी है मेजर्ड, लाइक लता जी, वेरी मेजर्ड। और जहाँ गाना सीधा गा सकते हैं सीधा गाएंगे, वहाँ पे हरकत नहीं लेंगे, विच इज़ अ वेरी, आई थिंक मुझे लगता है म्यूजिशियंस के लिए ये जानना कि गाने में अगर कोई चीज़ बिना हरकत लेकर आप उसको इमोट कर सकते हैं, लाइक किशोर दा, देन यू शुड डू इट, बिकॉज दैट्स अ मोर इमोशनल अप्रोच ऑफ वर्ड्स देन टेकिंग हरकत। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द सॉन्ग। तो हम गा रहे थे तुम गगन के चंद्रमा, उसमें जो अंतरा था ना, सागर की सीमा, ऐसे आता है। फिर सेकंड लाइन था, सेकंड लाइन आई टुक, तुम, पता नहीं नर्वस थी मैं, तुम मैंने ऐसे कुछ किया। तो बोले क्यों, वो नोट, वो सहारा, वो नोट की सहारा आपको ज़रूरत है क्या? तुम क्या ज़रूरत है, तुम क्या, ट्वाइस तुम, यू आई डू, तुम या तुम, ये क्या होता है? So I got stunned because I had never looked at a song like that. I had never looked कि what is this extra note in a song? Does it add to the song, to the lyrics? या वो lyrics से it may be spoiling it. Yeah, it might be spoiling it. Depends एक voice के लिए. I really thought about it and that day I learned. I think वो जब मुझे खुद के film songs मुझे मिले, इट हेल्प्ड, यू नो, क्यों, बिकॉज देन यू रियलाइज्ड कि सर्टेन, और लक्ष्मी जी का भी यही था कि एक्स्ट्रा नोट्स उन लोगों को पसंद नहीं। और मैंने देखा कि जितने भी बड़े म्यूजिशियंस हैं उनको, जैसे मैं बहुत जंप कर रही हूँ, बाद में जब मैं पंडित रामनारायण जी के पास सीखने जाती थी, उनका एक फिल्म था तुलसीदास, उसमें मैंने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उनका कॉम्पोजिशन जो आपने मेरे साथ बहुत बार बजाया, तो उसमें जो था ना, श्री रामचंद्र कृपा, वो है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्रेफर्ड श्री रामचंद्र कृपालु भज चंद्र, he didn't like it, वो बोलते थे ये ज़रूरत नहीं है। And I have noticed that most big musicians, they like to, जो मीड अंग जिनका स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे किशोरी ताई, लता जी, जिनका मीड अंग स्ट्रॉन्ग है, दे बिकम वेरी ग्रेट आर्टिस्ट्स। क्या बात। कि मीड अंग ही, मुझे जितने भी बच्चे गाना सीखते हैं, मैं कहूँगी आप हरकत लीजिए, मुर्खी लीजिए, सब लीजिए, पर अपना मीड अंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, कि वही है जो आपको बहुत साल तक खींच के लेके जाएगा। दैट उससे वो गाना राउंड होता है, अदरवाइज वो एजी हो जाएगा, एजी होता है, एंगल्स होते हैं। करेक्ट। दीदी आप अभी, मतलब आप कंपोजर्स के बारे में ही अभी
बात कर रही है, तो आई थिंक वील टेक दिस थ्रेड अहेड। एंड आप भी आपने तो मतलब वर्सेटाइल कंपोजर्स के साथ काम किया है, वर्सेटाइल एंड बहुत सारे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविंद्र जैन, अशोक पत्की और नए नदीम श्रवण आनंद मिलिंद, यू नो यू मस्ट हैव, आपके पास तो समुंदर होगा। लेकिन आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली आस्क यू अबाउट अशोक पत्की जी, Yes. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, Sure. If you remember anything about श्रीनिवास खड़े काका, Yes, of course. and इस्माइल दरबार, और आप just बोलिए। अच्छा, अशोक पत्की जी को तो मेरा प्रणाम और नमस्कार, क्योंकि उनके साथ जो मैं 70 से जो 71 72 से जो मैं जिंगल्स गाने लगी, वैद्यनाथन जी करके थे जो जिंगल्स बनाते थे। उनके अशोक जी तो, और फिर रेडियो वाणी में भी बहुत, शील कुमार जी के लिए बहुत होता था। तो अशोक पत्की जी तो ऐसे हैं कि आप उनको अभी यहाँ लिखा कुछ भी अगर लिखा हुआ है उसको बोलिए कंपोज कीजिए, वो ऐसे सोचेंगे 2 minutes he will, 1 minute he will think and he is ready with the composition. And not only that, वो मलयालम हो तेलुगु हो, ही कैन, उनको वो भाषा मालूम नहीं है पर वो मुझे स्कैनिंग समझाते थे कि कैसे इसको स्कैन करना है। तो जिंगल्स में जो जैसे हिंदी गाया झंडू बाम या वॉशिंग पाउडर निरमा, उसको बाकी लैंग्वेजेस में कैसे स्कैन करना है, ही वॉज वेरी गुड एट दैट। तो और दूसरी बात 1 2 3 4 के बाद यू हैव टू हिट द फर्स्ट वर्ड। सो ऑल दीज थिंग्स, सो मेनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम अशोक पत्की जी। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड कि कोई भी जिंगल हो, वो मच्छर वाला ही हो कुछ भी हो, उनकी मेलोडी जो है ना, ही वॉज मेलोडियस। उसको भी मच्छर ऐसा लगता था कि ऐसा लगता था कि मच्छर हमारा फ्रेंड ही बन गया, इतना मेलोडी, धारा धारा याद है तो हर चीज़ इतना मेलोडियस करते थे। तो और वो खुद बहुत मीठा गाते तो उनके साथ बहुत साल तक मैंने जिंगल्स गाए, सीरियल के गाने। सूरज से, पूरब से, हाँ, माय गॉड, वो एक है। और मुझे और एक याद है, सीरियल में मैंने गाया था, आई लव दैट सॉन्ग। क्या बात है, इतना अच्छा वो। एंड मतलब इसमें बहुत डिफिकल्ट एज ए कंपोजर्स पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मोगरा फुलाला की हृदयनाथ जी की खुद की जो एक कंपोजिशन है जो लता दीदी ने गाई हुई है, उसके बावजूद एक ऐसी कंपोजिशन बनाना है जो मेलोडियस भी हो और वो हिट भी करे। वो अशोक जी का ही, और मिले सुर मेरा तुम्हारा में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। तो एक तो अशोक जी मेरे लिए बहुत बड़े गुरु, मेरे लाइफ में बहुत बड़े गुरु, बहुत मीठे इंसान भी। और मतलब मैं आपको एक फ़नी किस्सा बताती हूँ। एक ऐसे भी क्लाइंट्स आते थे एडवर्टाइजिंग के लिए जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते थे टू प्लीज़। तो मैं और विनय मांडके जी माइक पे गा रहे हैं, तो वो गाने के बाद भी वो प्रोड्यूसर ऐसा ही है, 2nd टेक ऐसा, 3rd टेक ऐसा, 4th टेक, और विनय मेरे तरफ देख रहा है और मैं भी विनय, थक रहे हम लोग। 12 टेक हो गया, 13 टेक हो गया। उसके बाद अशोक जी बोलते ठीक है अंदर आइए। फिर वो उस आदमी को समझा रहे हैं कि मुझे लगता है कि 4th और 7th और 9th टेक मैंने नोट किया है, बहुत अच्छा है, ये तीनों टेक में से आप सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि इससे बेटर नहीं हो पाएगा। तो वो आदमी बहुत सीरियसली 3rd टेक या 7th टेक और 9th टेक बहुत सीरियसली सुन रहे हैं। सुनने के बाद ही से यस अशोक जी, 7th इज़ फैंटास्टिक, 7th टेक इज़ ओके। सब होने के बाद वो चले गए। उसके बाद अशोक जी हम लोग की तरफ देख रहे हैं और बस जेंटली मुस्कान करके बोलते हैं सारे टेक एक ही थे। उस दिन मैं कभी नहीं इतना हंसे हम लोग। बोलते आप लोगों को परेशान क्यों करना था, आप गाते रहिए, पर हमने टेक ले लिया था। वही टेक उनको बोल के 3 मैं कभी नहीं बोली, इतने शांत और मीठे इंसान। अब उनका हुआ, फिर उसी दौर पे अराउंड 1976 अन्ना जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। अन्ना जी के साथ स्टेज शोज करने गए, तो वो घर पे बुलाए और उन्होंने मुझे फिर वो गाना सिखाया, मोहब्बत ऐसी धड़कन है। तो उसका जो शुरुआत उन्होंने जो मुझे सिखाया, मैंने जैसे लता जी को सुनकर, जैसे टेप में सुनकर मैं गा रही थी। फिर उन्होंने जो समझाया, मुझे लगा कि क्यों ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स इतने जायंट्स हैं, क्या बात है। और उस दौर के सिंगर्स ने क्या क्या उनसे सीखा है, जो जाकर सच्ची बात बताऊं, हम लोग जो गाते हैं ना,
ये सब लोग, इन सब लोगों की दुआ है कि हम लोग गाते हैं, उन सब से हमने थोड़ा थोड़ा सीखा है. तो दीज पीपल हैव मेड अस व्हाट वी आर, और दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. तो अन्ना जी का ऐसा था, मुझे बोल रहे थे कि हर वर्ड बेटा तुम ऐसे गाओ जैसे ऑडियंस में सब 6 साल के बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको वो समझा रहे हैं कि इस इंतज़ारे शौक़ को, क्या हम गाने, इस इंतज़ारे शौक़ को, ऐसे भी गा सकते हैं, इस इंतज़ारे शौक़ को, वो माइक पे बहुत अलग आएगा. करेक्ट. ये सब बातें अन्ना जी बताते थे. कट्टू फिर गाते गाते अलग लोगों के लिए गाते गाते, बहुत सारे लोगों के लिए, कहीं भजन गा रही हूँ, कहीं किसी के लिए गुजराती गाना गा रही हूँ, कहीं महाभारत के कुछ श्लोक हो रहे हैं, जैसे भगवत गीता के श्लोक हो रहे हैं. तो ऐसे करते करते फिर एक बार फ़ोन आया कि अच्छा मैं ये बताऊं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ओरिजिनल इंट्रोडक्शन मुझे हेमा मालिनी जी की मम्मी से मिली. क्योंकि वो हेमा मालिनी जी दिल्ली की लड़की हैं और नेबरहुड में, हमारे नेबरहुड में थी, और वो बहुत फैमिली फ्रेंड्स थे, और वो मेरी दीदी बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं. तो वो लोग आते थे घर पे, तो डांस क्लास जाते थे, तो मुझे भी खींच के लेके जाते थे, और मुझे डांस करना नहीं था. मैं रोती थी कि मेरे को गाना सिखाओ. एनीवे, तो मैंने गाना सीखा, पर ये दोस्ती कायम था. तो जब वो ड्रीम गर्ल बनी, तो मेरी आंटी हैं, उन्होंने कहा, वो जया चक्रवर्ती जी से बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी, तो वो बोली नहीं तुम्हारा फ्यूचर प्लेबैक में है, आई एम टेकिंग यू टू बॉम्बे. तो शी टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई सी हर फ्यूचर इन प्लेबैक, आई एम टेकिंग हर. But anyway, we were a joint family and we were all like 2 mothers and 2 fathers. So she brought me. फिर एक बार उन्होंने, जया चक्रवर्ती जी लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के वो सिटिंग रूम में मुझे लेके गए और बोले ये हेमा की कज़न है, तो आप इसका गाना सुन लो. तो कुछ बेकार सा मैंने गाया. बेकार ही गाती थी वैसे भी मैं. तो गाकर फिर मैं निकल गई. तो कट टू आई थिंक एटलीस्ट 3 years later, ये मैं 1978 की बात कर रही हूँ, आई थिंक 78. हाँ. तो फ़ोन आया चंद्रकांत जी का कि कविता जी क्या कर रहे हैं, कल आ जाइए लक्ष्मी जी के यहाँ, सिटिंग रूम में एक गाना गाना है आपको. तो वहाँ पहुँचे तो बताया कि ऐसे ये आपका गाना नहीं है, ये लता जी का गाना है, आपको डब करना है शूटिंग के लिए. क्यू ट्रैक जैसे. हाँ. तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? तो मैंने कहा माय गॉड. मैंने कहा मुझे आप लोग बुला रहे हैं, यही बड़ी बात है, और लता जी के लिए गा रही हूँ, तो मैं बहुत डर के ही गाऊँगी, लेकिन जो भी है सौभाग्य की बात है. तो पहला गाना था बाटली को तोड़ दे शराब को छोड़ दे, लता जी का गाना. तो स्टूडियो सिटिंग में तो गाना सीखा. फिर अगले दिन सेट्स में भी महबूब स्टूडियो में हुआ था कि फेमस में, मुझे वो याद नहीं, आई थिंक फेमस इतने सारे म्यूजिशियंस, सब टॉप म्यूजिशियंस, वो तो एक ही वहीं पर. फिर आपको तो पता है कि फेमस में ऐसा था कि आप ऐसे गाओ और रिकॉर्डिंग बंसाली बाबा और पीछे लक्ष्मी जी प्यारे भाई इस तरफ, और सिंगर का कैबिन और सारे म्यूजिशियंस, तो एवरीबडी कैन सी यू सिंगिंग. So that I don't know. At that time वहाँ वो हेडफोन्स भी हुआ नहीं करते थे, सिर्फ थोड़ा सा मतलब डोर खोल के रखो. थोड़ा वो डोर तो खुला रहता था, क्योंकि मुझे सॉन्ग वायलिन भी सच वो पूरा लाइव रहता था. और I don't know how many times I have died in my life. I have so many new births, you won't believe this. That's another day I died. तो anyway वो गाना हुआ, और गाना होने के बाद जो भी मुझे पैसे मिलने थे, डबिंग के पैसे मिले, और मैं घर गई. और आपको सच्ची बताओ, मेरा तय था कि ये लोग वापस मुझे बुलाएंगे नहीं. क्योंकि लता जी का स्केल बहुत ऊंचा था, और उस टाइम में मेरी इतना रेंज नहीं था, तो वो स्ट्रगल करके ऊपर के नोट्स होते थे मेरे. बट यू नो दैट स्ट्रगलिंग टू टच दोज नोट्स इज व्हाट हेल्प्ड मी सो मच, यू वोंट बिलीव इट. डिस्पाइट माई कोल्ड्स एंड कॉफ, वो इट हेल्प्ड मी टू, वो कोशिश जो थी, एक आदमी जो कोशिश करता है, दैट ओपनड अप. तो वो गाना ओके होने के बाद फिर लगातार मेरी उनके यहाँ बहुत सारी डबिंग्स शुरू हुई. और एक गाना था, मुझे बहुत याद है कि वो गाना मैं घर आकर उसके बाद ऑलमोस्ट लगातार हफ्ते में 3 या 4 गाने लता जी के होते थे. आई यूज्ड टू गो एंड सिंग एटलीस्ट मिनिमम 3 songs, समटाइम्स 4 songs अ वीक. और ये गाना मेरे दिमाग से निकले ही ना. इट वॉज लाइक
ऐसे हैमर्ड। हाँ, इट वॉज हैमर्ड कि अगले दिन कहीं जिंगल गाने के लिए जा रही हूँ, काम तो मेरा रोज़ का रहता था कहीं ना कहीं, उस ट्यून से निकलना बहुत मुश्किल था, मुझे याद है। और मैं आपको बताऊंगी, इट वॉज वन ऑफ माई टफेस्ट सॉन्ग्स, मेनली बिकॉज आई सफ़र अ लॉट फ्रॉम साइनस। एक दिन हम निकलेगा, दूसरा दिन हम निकलेगा नहीं, वो हो ऐसा कुछ हो जाएगा। और वो गाना स्टार्ट ही बहुत हमिंग था उस पर, और ब्रेथ की भी ज़रूरत थी, आई टेल यू। यूं बेसबब जहाँ में जिए जा रहे हैं हम, ये था। क्या बात। और हम बोलते बोलते मैंने स्ट्रगल किया, पर वो गाना होने के बाद इट वॉज सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब लता जी वो गाना गाई, और वो जब मार्केट में आता, तब रेडियो में बजता, तभी मैं सुन रही हूँ, माय गॉड मैंने क्या गाया, और लता जी ने इतना इम्पेकेबली उस गाने को गाया, मतलब देयर वाज सो मच टू लर्न, बिकॉज आई डिड ओके, उनका जो डायनामिक्स था उनके सिंगिंग में, you know, it was amazing. What I learned from that one song, and how to keep long breath. There's no place to break. और दूसरा डर भी था कि मैं बहुत सारे टेक्स करूं, तो सारे म्यूजिशियन जैसे हरी जी, शिव जी सब होते थे, सबके अलग अलग टेक्स होते थे, पंचमता के लिए बजाने जाना है, तो एक नई सिंगर मिस्टेक कर दे, एक तो रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता, ये लड़की बहुत ही मिस्टेक्स करती है, पहले से करना है गाना, पूरा गाना शुरू से 4 मिनट्स 5 मिनट्स 6 मिनट्स का गाना। तो यू नो दैट ट्रेनिंग विच आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वॉज रियली वेरी यूजफुल। कोई एक तो फोकस, फिर कितने लाइन्स रिपीट करने हैं, कहाँ ब्रेथ लेना है, एवरीथिंग यू हैव टू बी फाइनल बिफोर यू गो इनटू द माइक। और उसी दौरान मुझे कुछ ड्यूएट्स गाने का मौका मिला, और लता जी के साथ जो ड्यूएट्स हुए वो ऐसा हुआ कि मैंने पूरा गाना गाया, फिर वो आके अपनी लाइन्स गा के, तो मुझे उनके साथ तब वो अच्छा, मैंने आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट सॉन्ग ऑफ इन माय लाइफ वाज विद लता जी। हेमंता की वजह से उनके साथ। I was about to ask you. Yes, I was in college. तब मन्नता को नहीं मिली थी, मैं हेमंता सिंह के साथ गा रही थी, तो उनका फ़ोन आया कि कल क्या कर रहे हो, मैंने कहा दादा कॉलेज जा रही हूँ। नहीं, कल कॉलेज नहीं जाना, तुम राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, बाय 9:30-10 यू रीच। तो मैं पहुँची, तो उन्होंने 4 लाइन टैगोर सॉन्ग का था, सुखी भावुना कहाँ रे बोले, ये 4 लाइन लिखवाया, और दादा हारमोनियम बैठे और मैं भी बैठी हूँ, और वेट कर रहे हैं हम, और दरवाज़ा खुला और लता जी केम इन। इट्स माय फर्स्ट मीटिंग विद लता जी, और आई कांट टेल यू अनदर, I am feeling goosebumps right now. I'm just feeling कि death. It was another death. और मैं हेमंत दादा है तुम्ही लता जी साथे गान করছো 4 lines with her, और वो कैबिन में उनकी माइक ऐसे और मेरी माइक ऐसे, वो तो फिर म्यूजिशियंस हॉल में और दादा वहाँ पे। तो रिहर्सल में तो मैं फाइनल रिहर्सल में तो भूल ही गई गाने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ दीदी इतना सुंदर गा रही हूँ, ऐसे माइक पे इतना सॉफ्ट गा रही हैं, बहुत सॉफ्ट, लेकिन एवरीथिंग इज गोइंग इनटू द माइक, परफेक्शन। और आई एम जस्ट कम्प्लीटली एंट्रांस्ड, जिसको बोलते हैं टोटली एंट्रांस्ड विथ हर पर्सनैलिटी, हर वाइट साड़ी, हर डिग्निटी, everything, like it's like you're just in front of goddess, you're standing in front of a goddess. तो फिर टेक होने के, रिहर्सल होने के बाद दादा बोल रहे हैं कि गाइते भूलेगा, जो गाना भूल गए तुम। ऐसे सॉरी दादा। तो लता जी को समझ में आ गया क्या हो गया, तो ऐसे मेरे को ऐसे चश्मा ऐसे करके देखकर मुस्कुरा के ऐसे मुस्कुराया उन्होंने। फिर फाइनल टेक बोला अब तुम भूलना नहीं, गाना टेक अनाउंस हो रहा है। और पता है कि लता जी एक मैक्सिमम 2 टेक्स, उससे होता ही नहीं। अब मैं गलती करूं, मेरे वजह से उनको गाना पड़े तो लानत, फिर तो धरती फटना चाहिए और मैं अंदर ही चली जाऊं तो अच्छा है। तो एनीवे वो गाना हुआ और मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, साथ ही गा लिया उनका। दैट वाज माय फर्स्ट। और मुझे आई टोल्ड लता जी ऑल्सो, आई सेड यू नो यू आर माय लकी मस्कट, क्योंकि वो पहला गाना मैंने आपके लिए गाया। उसके बाद मुझे कभी फिल्म का गाना हो, रिकॉर्डिंग हो, जिंगल हो, कोई भी गुजराती गाना हो, पर आई नेवर हैड टू लुक बैक। एवरी डे ऑफ माई लाइफ आई हैड वर्क। क्या बात है। कॉलेज से सीधा कहीं स्टूडियो जाओ, यही मेरी ज़िंदगी थी। क्या बात। तो वो मैंने कहा आपने सर पे हाथ रखा मेरा। तो कट टू लक्ष्मी जी के यहाँ,
तो लक्ष्मी जी के यहाँ फिर एक दिन किशोर दा आए। आह, पहला गाना तो कुछ खास नहीं था, आई थिंक अनुराधा जी और उनका और मेरा था, जल्दी से आ मेरे परदेसी बाबुल। वो गाना थोड़ा मेरे लिए कोरस लाइंस जैसे ही थे, तो मैंने गा दिया। पर दादा का पर्सनालिटी जो है, पर उस टाइम आई डिडंट स्पेंड मच टाइम विद हिम समहाउ। कट टू 1985-86 जब मिस्टर इंडिया। अब मिस्टर इंडिया के टाइम क्या हुआ, मैं तो पहले दिन रिहर्सल करके सेट्स पे 1 बजे पहुंची, तो दादा 2 बजे आए, किशोर दा 2 बजे आए, और ये सिंगर्स कैबिन है महबूब स्टूडियो में, बाहर म्यूजिशियंस तैयार हो रहे हैं, प्यारे भाई वो सारा कंडक्ट कर रहे हैं, वो सारा हो रहा है, और यहाँ सिंगर्स कैबिन में किशोर दा आए और उनको गाना सिखाए। करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। ऐसे सिखाते सिखाते एक लाइन उन्होंने, जब लक्ष्मी जी ने कहा टा 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 ऐसा कुछ था, तो किशोर दा लिख के फिर वो बोले सॉरी मैं पहला फर्स्ट नेम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जस्ट टू ब्रिंग द ड्रामा ऑफ द सिचुएशन। ही सेड लक्ष्मी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया। तो लक्ष्मी जी बोले दादा क्या समझे आप? बोले बी आर चोपड़ा सॉन्ग। मैं समझ गया। तो बोले बी आर चोपड़ा सॉन्ग, हाँ डा 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 डा, ये बी आर चोपड़ा सॉन्ग होता है। तो मैं तो जो मेरी हंसी वहाँ से शुरू हुई है ना, वो 2 घंटे उसके बाद किशोर दा मुझे पूछ रहे तुम्हें पता है कि मैं खंडवा में आज के आने के बाद मेरे साथ बॉम्बे में क्या क्या हुआ? मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे ही देख रही हूँ। लक्ष्मी जी हंस रहे हैं। बोली दादा बताइए ना क्या क्या हुआ, बताइए। वो पान खा गए। तो उसके बाद वो बोल रहे कि मैं आया, फिर मेरे दादा अशोक कुमार जी, वो तो बड़े तमीज़ वाले आदमी हैं और मैं हूँ बदतमीज़। तो फिर बी आर चोपड़ा सब ड्रामा उन्होंने शुरू किया, और उसमें कहीं कहीं वो खुद म्यूजिक भी सैड म्यूजिक बोलते बैकग्राउंड खुद दे रहे। और आप सोचिए 2 घंटा ये चला, और 2 घंटा मैं हंस हंस के पागल, और मैं भूल गई कि मुझे गाना है। हाँ मैं हंस रही हूँ। 2 घंटे हंसने के बाद प्यारे में बोले चलिए आइए हॉल में टेक है, सब आ जाइए। तो हॉल में रिहर्सल हुआ। रिहर्सल पे तो मैं गा नहीं पा रही हूँ, इतना हंस चुकी हूँ मैं। फिर अंदर आई कैबिन में, अभी माइक रिहर्सल होके टेक होगा, और मैं पानी पी रही हूँ ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी वॉइस की बहुत प्रॉब्लम्स है, और हंसना तो मुझे नहीं चाहिए। इन रियल लाइफ आई शुड नॉट लाफ। मैं हंसूंगी तो मेरा गाना बंद, ऐसा वॉइस है मेरा। और मैं पानी पी रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जब टेक अनाउंस हुआ, तो किशोर दा मेरी तरफ देख रहे हैं, बोल रहे क्या नो खूब हेशे ना, खूब हंसा ना तुम, बहुत हंसी ना। तो मैं ऐसे दादा की तरफ बहुत करुणा मैं इससे देख रही हूँ। बोले भूल गई थी कि माइक के सामने आके गाना है, तुम भूल गई ना, काम अपना भूल गई, तुमको माइक के सामने गाना है। तो इतना हंसने से काम नहीं भूलना चाहिए तुम्हारा, यू नो। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ, वो तो हंस नहीं रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कर रहे थे, कुछ नहीं, मैं तो बैठ गई। बट दैट डे आई लर्न कि मुझे जो नहीं करना चाहिए, कि कुछ भी हो मुझे आर्टिफिशियल लाफ करना चाहिए, ये इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू फेस द माइक। और वन थिंग फॉर मोस्ट सिंगर्स आई फील, आज तो मैं आपके साथ बहुत बात कर रही हूँ, पर साइलेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत चुप, आप देखिए बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दे कीप क्वाइट, क्योंकि वॉइस को रेस्ट देते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ऐसे बात ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक अंदर का एक रेस्ट होता है, एक यू गो विद इन योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम किशोर दा। नो आई एम जस्ट स्टन्ड। एंड नो, एंड किशोर, दूसरी बात बताती हूँ, मैं भी उसी गाने में मैं करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया ऐसे लाउड गा रही हूँ, क्योंकि किशोर दा के साथ गा रही हूँ, तो मेरी भी वॉइस वीक नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे गा रही हूँ। और किशोर दा डा 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 आराम से गा रहे हैं। और जब गाना करके हम लोग वहाँ सुनने गए, वो महबूब में बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, मेरा तो ठीक ही था, जैसे आना था वैसे आया, उनका ऐसा लग रहा था कि माइक फट जाएगा, पूरा स्पीकर फट जाएगा, इतना वॉइस, ऐसा वॉइस आया। ये सब माइक की टेक्निक दीदी, जैसे आप बता रहे लता जी का जो एकदम परफेक्ट प्रेजेंस, और ये इनकी लता जी आशा जी दोनों, उनका परफेक्ट माइक के सामने जो प्रेजेंस, और उन दोनों की मतलब वो दोनों हमारे लिए गिफ्ट्स हैं जिंदगी में। हम लोग फीमेल सिंगर्स की बात कर रही हूँ, लता जी और आशा जी, दे आर गिफ्ट्स फॉर अस, बिकॉज वो नहीं रहते होते तो मेरे जनरेशन के सिंगर्स हैं ना, हमें
परफेक्ट प्लेबैक सिंगिंग, क्योंकि वो जो काम कर चुके हैं 100 साल तक कोई कर नहीं सकता, एंड इट्स एब्सोल्यूट परफेक्शन। जैसे मेल सिंगर्स के लिए रफ़ी साहब, किशोर दा मन्ना, परफेक्शन है, इन दोनों का परफेक्शन है। तो कहाँ कैसे हाई नोट्स, लो नोट्स, दे टोल्ड अस, ब्रेथ, एवरीथिंग। तो दीदी ये जो माइक की अभी इन्हें टेक्निक कहेंगे या इन्हें गॉड गिफ्ट कहेंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन हाउ डू यू फॉलो दीज थिंग्स? मतलब आपने तो इस बाद में मोर देन 50 ईयर्स अभी आप प्लेबैक भी कर रही है, आपने वेरियस कंपोजर के साथ काम किया है, उन हर एक कंपोजर का सिखाने की टेक्निक अलग होती है, लेकिन फिर भी माइक्रोफोन पे जाने के बाद ये सारे जो आप पे हुए संस्कार है, ये आपने जगह जगह कैसे इम्प्लीमेंट किए? एक्चुअली यू नो व्हाट, थोड़ी देर के बाद यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज व्हेन यू हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल without realizing there are certain things which is already set in your brain. जैसे मैं बोलती हूँ 1 2 3 4 क्लिक के बाद झंडू बाम जो गाना बढ़ता था, फर्स्ट वर्ड हिट करना पड़ता था। और यही बात मेरे को बहुत साल के बाद येसुदास जी के साथ जब मैं गा रही थी एक गाना बपीदा का, उन्होंने ही टोल्ड मी, ही सेड, आई वाज इन द माइक रिहर्सल, बोले every time you start a song, any song you start, the first word has to be hit a little bit, because that's the beginning of your song. क्या बात? So it was repeated. So without realizing, I had learnt it from Ashok ji. Then Yesudas ji repeated the same thing. और फिर अन्ना जी से, पहले ज़माने के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ जिन लोगों ने काम किया, लता जी से लेकर गीता जी जो भी हैं, each music directors has given them different gems. और वो जब असेंबल होता है, देन यू डोंट नो, यू आर उसको बोलते हैं ना, एक जैसे मिट्टी से पॉटरी बनाते हैं, ऐसे वो बहुत अच्छा स्टफ है, उसको लेके जो बनता है, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड यू डोंट रियलाइज। जैसे अन्ना जी से सीखे वर्ड्स थ्रो की बात होती है, अभी लक्ष्मी जी के साथ कोई भी वीक सिंगिंग चल ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। मैं अगर हाँ तुमसे मिलकर, वो सुर में ही गाना है लेकिन हिट भी करना है, तुमसे मिलकर नहीं चलता उनके माइक के सामने, क्योंकि 80 म्यूजिशियंस हैं, जो भी है माइक्रोफोन एक है, ये है कि वो उठा सकते हैं, पर फिर भी प्रोजेक्शन नहीं हो तो यू आर, यू नो, योर वॉइस वोंट कम आउट, इट विल गेट लॉस्ट। सो फर्स्ट थिंग इज टू मेक श्योर योर वॉइस इज कमिंग। तो दीज आर थिंग्स विच विथ लक्ष्मी जी, नो वीक सिंगिंग। और जैसे नैयर साहब के साथ जब मैंने गाया, नैयर साहब लास्ट 2 फिल्म्स, तब ही वाज नॉट इन हिज पीक। आशा जी हैड डन ब्रिलियंट वर्क, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी उस लेवल का कोई भी काम करे, सवाल ही नहीं उठता था मेरे हिसाब से। तो एनीवे हम लोग पर लकी हैं कि उनके साथ गाने का मौका मिला। तो जब नैयर साहब के साथ रिहर्सल होता था, मुझे याद है कि अभी मैं फट से जगह तो नहीं बोल सकती, पर एक जगह मैंने रिहर्सल पे मैंने गाया, गाते गाते उन्होंने हाथ बाजा रुक दिया। वो जुहू होटल में रूम नंबर 1 ऐसा कुछ था उनका, रिहर्सल में वही होता था। और मैं आते ही उन्होंने सेकेंड डे रिहर्सल में बोला, यू आर 2 minutes लेट। एनीवे, तो बैठ के जो रिहर्सल हुआ, बोले फिर जब लाइन कुछ एक आया तो मुझे बाजा बंद करके बोला उन्होंने, तुम्हें लक्ष्मी जी ने बहुत सारे गाने दिए, मुझे पता है, तुमने बहुत अच्छा उनके लिए हवा हवाई, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके लिए गाए, लेकिन बेटा ये नैयर का गाना है, ओपी नैयर का गाना है, तो यहाँ पे जो अपनी आपने ये लाइन पे हरकत ली, वो यहाँ नहीं चलेगा, ये मेरा गाने में ये हरकत नहीं चलेगा, सिग्नेचर। हाँ, and मेरा, you know what, without realizing that हरकत has come, because I've got used to singing in for Lakshmi ji, तो without realizing probably I did that. So then again, like Manada, I realized, see how much you must look at your song, what you're going to sing in the front of the mic, how much you must look at a song, it's his song. Yes. So I have to be very careful. He taught me that, Nair साहब taught me that. उनका कुछ वो उनका भी मीन रंग का काफ़ी होता है ना, छुट्टे कर दे मेरे, ऐसा कुछ था। फिर उनकी भी रिकॉर्डिंग की एक बात करती हूँ मैं, एक मैंने गाना गाया, गाना गाने के बाद उनका होता था कि वो बोलते थे 11 बजे आओ, 12:30 बजे गाना फिनिश्ड, रिहर्सल, टूर, माइक रिहर्सल, एवरीथिंग ऑन टाइम, 3 रिहर्सल्स बिफोर। तो 12:30 गाना तो ख़त्म हो गया, पर अपने डायरेक्टर लेट आए। तो लेट आने के बाद उनको शायद शर्मा जी के BN शर्मा जी बॉम्बे लैब में वो गाना सुनाया होगा, कुछ अंदर कुछ बात हुई होगी। होने के बाद नैयर साहब ने मुझे वहाँ से बोला कि कविता जी ये गाना आप वापस एक बार रिकॉर्ड करते हैं, आपने तो
सुना है ना आशा जी का कैसा एक ब्राइटनेस होता है सिंगिंग में, तो आप इस गाने को इस तरह से गाइए। अब एक्चुअली मैं उस सेकंड के लिए बहुत डिमोरलाइज हो गई, मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि मैंने कहा वैसे तो मैं गा ही नहीं पाऊँगी, जिस तरह आशा जी गाती थी उनके गाने मैं तो गा ही नहीं पाऊँगी, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी माइक के सामने। अभी म्यूजिशियंस वापस शुरू करेंगे, मुझे क्या गाना चाहिए, टोटल कन्फ्यूजन। बट एनीवे टेक अनाउंस्ड 1 2 3 4 शुरू गाना ही पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट आई sang, I was half in tears saying that I'm not able to do it, totally demoralized. I finished singing the song and you won't believe it, the song finished, Nayyar साहब came from inside from that cabin और singers cabin में आए, बोले कविता आज मैं तुमसे मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ। मैं नैयर साहब की तरफ देखकर completely stumped. He saying मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो शब्द तुम्हें कहे मुझे कहना नहीं चाहिए था। क्या बात है। तुम जो गा रही थी ना, तुमने जो पहले टेक दिया था वो तुम्हारा टेक था, एंड दैट वाज एक्चुअली ओके। आई हैव नो राइट टू मेक आस्क यू टू सिंग लाइक अनदर ग्रेट और नॉट लाइक अनदर सिंगर। इट इज़ अनफेयर व्हाट आई डिड टू यू नाउ। You have to sing like Kavita, not like anybody else. So I apologize to you. That day I went home and cried. I said, that's why these people are great. Because even at that level, if they feel they have made a mistake, they have the humility to say, I'm sorry. बहुत लोगों के मुँह से I'm sorry नहीं निकलता है. There's an arrogance कि I'm so big. Nayyar साहब was the sweetest. लेकिन दीदी आई एम जस्ट क्यूरियस टू आस्क यू, उन्होंने टेक कौन सा रखा फिर? फाइनली वही वाला जो मेरा फाइनल था, क्योंकि उसके बाद शायद जो मेरा टेक था वो बहुत ही बुरा होगा। मैं आधा रो के मतलब आई डिडंट नो व्हाट आई वाज सिंगिंग, तो वही टेक फाइनलाइज हुआ। सो बी योरसेल्फ इज द की। बी योरसेल्फ, यू सी, यू हैव टू लर्न फ्रॉम ग्रेट आर्टिस्ट लता जी और आशा जी। पर आज मैं लता जी की वॉइस इमिटेट करूं या आशा जी की वॉइस इमिटेट करूं, वो मेरी स्टुपिडिटी होगी, क्योंकि you cannot be like them. So there is a reason why you are existing in the world. मैं आज कविता होके पैदा हुई हूँ और मुझे भी लता जी ग्रेट आर्टिस्ट हैं, आशा जी ग्रेट आर्टिस्ट हैं, पर मुझे भी हक है इस संसार में रहने का। क्या बात है। और to live like myself. So just because there is Einstein and Newton, it doesn't mean there can't be other scientists, right? So I have a right for existence, and when I have a right for existence, I have to think what is the best existence for me, what is the most honest, what is the most ethical. और मेरे म्यूज़िक में dishonesty आएगा if I try to imitate somebody else. मेरी वॉइस बुरी भी है चलेगा, उसको मैं उसकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस, हर वॉइस की प्लस पॉइंट, मेरी बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं जिसको मैं सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो वही है कि हर सिंगर को रियाज में देखना पड़ेगा कि ये दीज आर द पॉइंट्स विच आर गुड फॉर मी, यहाँ आई साउंड गुड, उसको स्ट्रेंथन करना, and you work in your minus points and see how much you can improve it. I think for every singer that's very important. और यहाँ इंटरव्यू के पहले आपने मेरे को एक सवाल जो पूछा था, जो आप पूछने वाले थे, मैं उसको बिकॉज इस कनेक्टेड मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोग यहाँ गुरुओं से गाना सीखते हैं, लेकिन वोकल ट्रेनिंग जो होती है कि वॉइस, हेड वॉइस क्या होता है, चेस्ट वॉइस क्या होता है, दीज आर नॉट थिंग्स विच वी लर्न. One thing for sure, I would like to tell every singer that if you want to sing for many years, you have to do some stomach breathing. अलग से भी आप लोग stomach breathing करो, और उसके बाद जब आप अपना अलंकार या long notes लेके try to breathe through your stomach and see how it feels if you throw the note from your stomach. क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो pharyngitis, laryngitis, और ये बहुत साल नहीं रहेगा। उसके बाद nodules भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो you have to breathe through your stomach firstly, that practice has to happen. और at any point जैसे अगर आप YouTube में देख लें, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे vocal warm ups हैं जो western music के system से हैं, अब speech level singing का, but all that helps. I'll tell you, like if you do if you're singing, they say speak like that, go 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 go, ये होता है ना, ये practice जो होता है, या ये trills जो होते हैं, lip trills, this helps you free your mouth a little bit, and then from there you try to do your that kind of singing, low kind of thing, and you try to do वो करके फिर अपना अलंकार कीजिए। पर ये भी इनको 10 मिनट्स के लिए अगर ये वोकल वार्म अप्स करें आप,
and you see where your voice is coming. At no point your voice should be stressed out. Stressed out, right. Automatically you can go to a head voice. Da, 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 ha, 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 ha. It's not my real voice, right? Correct, correct. Ha, 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 ha. But there's no strain. Strain, right. That strain should not come. And for this, all these practice will Help. help. For new singers also, you do your Indian singing, but try to do a little bit of this vocal warm-up, and then you try to do your Indian singing. You're just opening up your voice. Yes. Great. दीदी, आप वॉइस ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे. आई वाज अबाउट टू आस्क यू वन थिंग कि बॉलीवुड वॉइस ट्रेनिंग, बॉलीवुड प्लेबैक के लिए ऐसे कोई वॉइस ट्रेनिंग होती नहीं है. वॉइस ट्रेनिंग नहीं होती. और एज एन बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सी कंपोजर को गाना बहुत अच्छे से पता है बिकॉज ही हैज कंपोज्ड द सॉन्ग, एंड नाउ द कंपोजर इज टीचिंग यू समथिंग दैट ही नोज. नाउ सिंगर हैज टू अडैप्ट इट, एंड सिंगर हैज टू अडैप्ट इट इन अ वे वेयर व्हाट कंपोजर एग्जैक्टली वांट्स इट. सो ये तो एक ट्रेनिंग का पार्ट हो गया. लेकिन इसके अलावा आपने लता जी के लिए इतने सारे क्यूज गाए हैं. जी जी हाँ. ये गाते वक्त इनिशियल तो स्टेज में प्रेशर होना तो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि आप लता जी के लिए गा रही है. लेकिन एक स्टेज ऐसी आई आपकी लाइफ में वेयर लता जी यूज्ड टू टेल कंपोजर्स की कविता के साथ टेप गवा के टेप भेज दीजिए. तो ये जो सारा जर्नी है ये आपने कैसे तय किया? एक तो जब लक्ष्मी जी के लिए मैं शुरू में गाती थी, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी क्योंकि इस दैट कॉम्पोजिशन इज हिज, और मुझे पता है कि ये टेप जाएगा तो बिल्कुल वो जो वर्बैटिम बोल रहे हैं वही देना चाहिए. पर एट द सेम टाइम वो फीमेल वॉइस में होगा क्योंकि शूटिंग तो हो जाएगा, शूटिंग तो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद बेचारी लता जी फंस जाएंगी, मैंने जो गाया उनको वही गाना पड़ेगा. तो इसलिए पर लक्ष्मी जी वॉज ऑल्सो वेरी सो इंटेलिजेंट ना, वो बिल्कुल मार्क करते थे सिंगर क्या गा रहे हैं. तो उनको फिर बोलते जैसे मैं गा रहा हूँ कविता जी ऐसे ही गाइए. तो ही नोज कि लता जी के पास जब पहुँचेगा टेप उनको कैसा चाहिए. ओनली इट विल बी इंस्टेड ऑफ हिज. पर उनको भी थोड़ा खड़ा गाने की आदत थी. डेट मेरे पास, मतलब कुछ ऐसे कुछ गाते थे. तो उसके अंदर वो लता जी, वो मुझे पता था कि वो गाना जब लता जी के पास पहुंचेगा वो सारे मीन रंग की बातें उसमें लेके आएंगे, राउंड कर देते हैं गाना. लक्ष्मी जी को गाना को लेकर पूरा राउंड कर देते हैं. मतलब वो स्टैकेटो था और ये पूरा लेगेटो हो जाएगा काइंड ऑफ. उनका एक स्टैकेटो और लेगेटो के बीच में होता था, पर ही इज टू हिट हिज वर्ड्स बहुत था उनका. तो शुरू में ऐसा होता था कि मैं ब्लाइंडली उनको फॉलो करके जो भी होता था, फिर थोड़ा बहुत बीच में प्यारे भाई भी आके बोलते थे, डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे लक्ष्मी वो लाइन कविता जी को ठीक करवा के वो ठीक नहीं आ रहा है, करवा चले जाएंगे ऐसे बोलकर, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो वो होता था, फिर रिकॉर्डिंग हो जाता था. पर आस्ते आस्ते आई गॉट ट्रेन बिकॉज फिर वो लता जी का जब रेडियो में आता था ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था. ऑनेस्टली मैं जो गाई, फिर लता जी जो गाती थी, मैं सोचती थी मैं मूर्ख हूँ, मैं मुझे ये दिखा क्यों नहीं कि ऐसे भी हो सकता है वो लाइन. स्पेशली आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर सॉन्ग, वो बहुत बाद में है, बड़ा दुख दीना. हाँ, अब बड़ा दुख दीना जब मैं डब कर रही थी, अब लक्ष्मी जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने ऐसे गाते थे वो. अब वो नहीं, मैं तो गाया, पर मैं बोलती थी इसका कोई इतनी बार जब वो लाइन आ रहा है मैं कुछ अलग गा नहीं सकती क्या. तो मैं वही दुख दी तेरे लखन ने जब भी आया वही गाया मैंने, पूरा गाने में वो गाकर भेजा. पर जब लता जी गाए, आपको पता क्या, तेरे लखन ने बहुत कुछ लिया उन्होंने, वो सब पंचम से भी नीचे. हाँ, तो वो सब जो चीज़ें थी. तो आई लर्नड हाउ टू रीड द कंपोजर्स माइंड. क्या बात है. अब how much I've achieved in my life I don't know, but I was lucky enough to learn so much from these people. और this is what I learned. और actually मैं जो भी गाती हूँ, it is because I बहुत सारे composers के साथ मैंने गाया. बीच में ऐसे भी composers थे, मैं 80s की बात कर रही हूँ, 80s भी नहीं, late 80s, जब इतने सारे B grade फिल्म होते थे, C grade फिल्म होते थे, उसके म्यूजिक डायरेक्टर्स होते, और कभी कभी एक विलेज से कोई एक आ गए जिनको कुछ बाजा भी नहीं बजाना, पर उनको शायद डमी म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं, पता नहीं क्या, पर उनको तो खड़ा घोस्ट जैसे, और उनको थोड़े कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे शायद, पता नहीं जो भी है. तो वो गाना सिखा रहे हैं और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बॉम्बे लैब में मुझे याद है मैं वो
तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि अभी मैं माइक और म्यूजिशियन सब तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे करते मतलब करते वो जो- कांच होता है ना हाँ, बॉम्बे लैब हाँ, में, हाँ, हाँ। ऐसे देखते देखते उत्तम जी थे, उत्तम हाँ। कंडक्टर थे, उत्तम जी बोले मतलब समझ गए कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तो कुछ करके मैंने गाना, नोटेशन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, मतलब क्या गा रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा, और बाजा जो बज रहा और वो गाना उनमें फर्क है। हाँ। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड, तो रफली कुछ किया। फिर उत्तम जी बोले कभी इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है। तो पूरा गाना उत्तम जी ने मुझे सिखाया। गॉड ब्लेस उत्तम जी। वो पूरा गाना सीखने के बाद मैंने माइक पे गाया, म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत खुश। हाँ, मैं तो यही चाहता था। वो उत्तम जी का ही गाना था, सोच लीजिए, ऐसे ही कुछ है मतलब। तो ऐसे भी सिचुएशंस थे कुछ, और मुझे ये भी मालूम था कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस टाइम, उनको अगर वो उनको लक्ष्मी जी का असर गाने में मिल गया हाँ, तो बहुत खुश, क्योंकि लक्ष्मी जी के बहुत सारे लोग फैंस थे, तो उनको लगता था ये लक्ष्मी जी की कैंप की लड़की है, और ये वो अंग आ गया, बस ठीक है, उनका गाना सक्सेसफुल। वो दौर चलते चलते अलग अलग लोगों से मैंने, जैसे आपने जैसे कहा था कि भास्कर चंद्रवर्ती के लिए भी गाया, कहीं कन्नड़ा सॉन्ग, फिर उड़ीसा से भी लोग आते थे, आसामी हो गया, हाँ, नेपाली से भी आते थे। तो बहुत कुछ भाषा भी साफ होता था, और सबका अलग अलग स्टाइल, गा के तजुर्बा बोलते हैं ना, तजुर्बा, एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ। तो फाइनली आई रियलाइज्ड वन थिंग, if your music director can sing well, reasonably well, he doesn't have to be a singer, if he sings well and you follow him 90% or even 95%, keeping your voice and what you feel is best for your voice, the song is, you've got the song. Like खयाम साहब बहुत अच्छा गाते थे, खयाम साहब जब गाना सिखाते थे कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ खयाम साहब को फॉलो करो, और बीच में वो ये भी बोलेंगे, बेटा ये लाइन के पहले पूरा सांस ले लो तुम, क्योंकि यहाँ तुम सांस लोगी तो मेरा पोइट्री खराब हो जाएगा। क्या बात है। ये सब नोट करके आप अगर माइक पे गा दो, वो मतलब जो पूरा सिनॉप्सिस आपको दिया है, you just have to replicate. Yes. So any music director, I feel, for any singer, if you can sing what the music director is singing, unless he's totally off in that, वो अलग बात होती है. If they can reasonably sing that, और कुछ जगह आपकी होती है, जैसे आदित्य जी, आप अगर कंपोज करके मुझे सिखाएं, कुछ बातें आप कहेंगे जो आपकी आवाज़ की होगी, या बिकॉज यू प्ले द बाजा, कुछ अंग आपके वॉइस में आएगा. अगर मैं उसको फॉलो करूँगी तो मेरा गाना बाकी लोगों से अलग लगेगा, बिकॉज आई एम फॉलोइंग यू. अब सब गाने में सिर्फ कविता झलकेगी तो डिफरेंस कैसे होएगा? आपके गाने में भी कविता झलक रही है, बी के गाने में भी कविता झलक रही है, सी के गाने में, तो देयर विल बी नो डिमार्केशन ऑफ स्टाइल्स, विच इज़ वाई लता जी, आशा जी, किशोर दा, ऑल दीज पीपल व्हेन दे sang for different music directors, Rafi Saab, all of them, you could see, from the song you could make out who's the composer. Yes. So the composer plays a very important role, I feel. So for a playback singer, basically एक खुद आईना होना बहुत जरूरी है. It's like you should be mirror of that composer. First, basically those days you need to have a fairly decent range. Then you need to have a voice that can move into notes a little easily without too much of difficulty. And third, diction has to be very good. Those days हिंदी के गाने होते थे तो हिंदी के गाने होते थे, वेस्टर्नाइज्ड नहीं होते थे. उर्दू के भी होते थे, जैसे मदन मोहन जी के. हिंदी अगर होना है तो प्योर हिंदी होना है, पर शब्द एकदम क्लियर बोलना है. यूं हसरतों के दाग पूरा बोलना है. अभी थोड़ा लेजी सिंगिंग होता है ना, लेजी सिंगिंग होता है, या वेस्टर्नाइज सिंगिंग होता है, या स्टाइलाइज सिंगिंग, लाइक अ सिंगर सॉन्ग राइटर जो गाने आजकल होते हैं. उस ज़माने में ऐसे नहीं चलता था, एवरीथिंग हैड टू बी सेड. तो आपका अगर डिक्शन बहुत क्लियर है तो दीज 3-4 थिंग्स यू हैव एंड यू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स, देन दैट वाज योर probably the right path to do Bollywood singing. दीदी, आपने अभी डिक्शन की बात की, आपने आई थिंक मोर देन 12 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं. हाँ. तो सारे के सारे भाषा आप बात कर सकती है, लिख सकती है? नहीं, देखिए मुझे मराठी गाने खूब आवड़ते हैं, लेकिन मैं कहाँ बोलती हूँ. पर मुझे बताते हैं ना, जैसे चा है तो चा है, चा ला है, तो यू हैव टू प्रोनाउंस दैट. एंड बंगाली में आई एम फ्लुएंट इन बंगाली, सो बिकॉज ऑफ बंगाली आई हैव बीन एबल टू कवर Assamese and Odia because it's all similar. Nepali also is familiar. Nepali very much. It's kind of Gujarati और Bengali mixed. Okay. नेपाली के गाने.
और बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो थोड़ा बहुत बचपन से पंजाबी ये सब सुनती थी, हिंदी सुनती थी। फिर महाराष्ट्र में आने के बाद गुजराती मराठी का थोड़ा कान में वर्ड्स पड़ता था, बट आई डोंट हैव द टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बट इफ समबडी टीचेस मी हाउ टू सिंग एंड देन आई नो व्हाट द मीनिंग इज, देन सुन के एक आइडिया है तो शायद मैं कर पाती हूँ। दैट इज द थिंग। एंड व्हाट अबाउट द साउथ लैंग्वेजेस? साउथ आई स्पीक तमिल, तो इस वजह से आई फील इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन सबसे मुश्किल मुझे तमिल लगता था। तमिल और मलयालम, दे आर मोर डिफिकल्ट। कन्नड़ा और तेलुगु आर कंपैरेटिवली इजियर टू सिंग। तमिल इज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड मलयालम इज आल्सो डिफिकल्ट। उनका एक ना होता है, अलग सा एक ना ऐसा एक होता है। आई थिंक भी दे हैव समथिंग इन तमिल। हाँ, मुझे जिंगल के टाइम बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब मलयालम जिंगल होते थे ना, देयर वाज अ वेरी वेरी स्वीट मैन, हिज नेम वाज मिस्टर नानप्पन। मैं अभी इसको आपको NANNAPAN, ओके, नानप्पन। Now if I say hello Mr. Nanappan, he'll get very angry with me because he'll say, Kavita, it is Nanappan. नानप्पन। You poke out your tongue and Nanappan. ऐसा कुछ बोलना पड़ता। वो तो हुआ मिस्टर नानप्पन का नाम तो मैं समझ गई। अब गाने जब लिखते हैं, there are certain things which are na and certain things are L. But he used to confuse me, क्योंकि अभी अगर आप बोले ला तो मैं समझ जाऊंगी थोड़ा बहुत, but you say, Kavita, this is very simple. L as in hold. L as in hold. L as in hold or hold. L as in hold. ऐसे बोलते थे। I used to get so confused with him, but somehow I figured it out. So I think I've gone through a lot of exams in life. दीदी, आपने हिंदी कंपोजर से गाना भी सीखा है और आपने साउथ के कंपोजर से गाना भी सीखा है। जनरली साउथ कंपोजर्स हैव अ टेंडेंसी टू दे हैव लर्नड मोर म्यूजिक in the terms of classical basis. Generally हिंदी के composers necessarily classically trained होते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों के स्टाइल्स में एडाप्टेशन में क्या फ़र्क है? मैं रहमान के लिए जब गाती हूँ, रहमान इज़ वेरी इजी गोइंग, वो कुछ बोलते नहीं है, as long as my pronunciation is okay, और वो जो लिरिसिस्ट बैठे हुए वो मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर ओके करते हैं तो उनकी कॉम्पोजिशन अगर मैं फॉलो करूं तो कुछ रहमान जी का ऐसा रहमान सर जब कंपोज करते हैं तब हिंदी के लिए लिरिसिस्ट बैठे, डिक्शन करेक्शन के लिए कोई स्पेशलिस्ट बैठा रहता है? जिसने गाने जो राइटर हैं वो तो रहते हैं। जैसे मैंने गाया था काट्रेनी वासल वंदाई, तो वो काट्रेनी वासल वंदाई अगर मैं करेक्ट बोल दूं तो ही इज़ नॉट वरीड अबाउट द स्टाइल, और इफ़ आई एम एबल टू कैच रहमान स्टाइल इन दैट, तो बिटवीन द बोथ आई एम एबल टू मैनेज इट। और when it comes to South Indian songs, जैसे देखिए, even 1 or 2 songs, one song if I have learned from my husband, traditional composition, जो मुझे कर्नाटिक म्यूज़िक तो आता नहीं है, तो पर कभी वो कुछ बजाते मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उनको बोला मुझे सिखाओ। तो कुछ फाइनर कर्नाटिक म्यूज़िक की बातें हैं जो श्रुतियाँ की होती हैं, या एक एप्लीकेशन ऑफ जो हरकत, वो मेरे लिए करना बहुत टफ है। पर मैंने उनको जो देखा है बजाते हुए, he also tells me, why do you want to complicate it? Can't you sing it simply? I'll say, Ellis, it has to, मेरे husband को I call him Ellis, I said, Ellis, it has to sound like a, he says, no, it's all about notes. Like supposing I'm doing da 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 पीलू, जैसे इफ आई डू यन्नतवं सेदने, बोले ऐसे क्यों गा रही हो तुम? ऐसे, बट इट्स shouldn't I sound like that? No, यन्नतवं सेदने। अब दिस इज इवन हिंदी सिंगिंग में भी हम ऐसे कर सकते हैं, यशो मैं यशोदा, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट, यशोदा। क्या बात है। मैंने कहा रामनारायण जी भी मुझे स्ट्रेटन आउट कर रहे हैं, आप भी मुझे स्ट्रेटन आउट कर रहे हैं। तो अब मुझे रियलाइजेशन आया है कि किशोरदा बहुत पहुँचे हुए थे, उन्होंने सब पहले से स्ट्रेटन आउट कर दिया था। तो मैं आज भी बोलूँगी सारे सिंगर्स को कि सब आर्टिस्ट को छोड़ दीजिए, आप किशोरदा को फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस में किशोरदा को आप फॉलो करेंगे तो स्ट्रेट नोट सिंगिंग, उसमें मीन, उसमें रेंज, सुर, सब कुछ आता है। 2 चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, एक किशोरदा के गाने प्रैक्टिस कीजिए, और कभी टाइम मिला तो टैगोर सॉन्ग प्रैक्टिस कीजिए। टैगोर सॉन्ग में क्या होता है,
मैं अभी आई एम ए लिटिल एस्थमेटिक, तो आई हैव अ प्रॉब्लम समटाइम्स, बट ब्रेथ इज़ वेरी गुड एंड मींड इज़ ऑल्सो वेरी गुड. जैसे लता जी के साथ जो मैंने गाना गाया, मेरी आवाज़ सुन पे, सुखी भावना काहारे बोले, सुखी जातो ना काहारे बोले. अब इसमें क्या होता है, you've got your breath, you've got your mean and you've got your soft notes, and थोड़ा सा अगर एक जगह पे जातो ना इतना अगर काम है वो भी आ गया, तो this is the best practice for a light music singer. So if you do Kishore Das songs and you do Tagore songs, you've covered a lot of things of what a voice and a mic should be for a light music singer. So it is like do less and get more. Yes, kind yes, of a thing. Absolutely right. Do less and get more. Yeah, like simple living, I think. Simple living, I think. क्या बात है. Yes. दीदी आपने जैसे कंपोजर के साथ इतना काम किया है, वैसे you have some exchanges with lyricist also. Yes, yes, yes. So I think आप उनके मजरू जी के बारे में बताइए. और right, you know, मजरू जी के बारे में क्या बताऊँ, he was absolutely a giant. मुझे याद है कि सुबह 8 बजे अपने सनी स्टूडियोज़ में डब होता था. 8 to 10 टाइम मिलता था. 10 बजे से फिर नदीम श्रावण जी का पूरा ऑर्केस्ट्रा आता था. तो जतिन ललित जी किसी को अगर डब करना है वो ट्रैक ले लेते थे, पर मॉर्निंग डबिंग विच शुड बी बिटवीन 8 to 10. तो ये गाना था ये दिल सुन रहा है. ये दिल सुन रहा है. तो 8 बजे पहुँचे, मैं तो पहुँच गई, मेरे से 2 मिनट पहले मजरू साहब पहुँच गए. मैं बहुत पक्की टाइम की थी, तो पहले पहुंच गए. ही वाज वेरी एस्थमेटिक दैट डे, ही वाज नॉट वेल, और ही मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 75 इयर्स ओल्ड. काफ़ी उम्र हो गया था उनका, एटलीस्ट ओवर 70. तो ऐसे हैवी ब्रीथ कर रहे हैं, गाना लिखवाया, और मैं सोच रही हूँ कि किसी को भेज सकते थे ना, नहीं खुद आए और गाते गाते 2 गाने. एक तो ये दिल सुन रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद, नहीं ये दिल सुन रहा है हो गया था, उसके बाद ही इमीडिएटली फिर आज मैं ऊपर within a week था, and then he was not very well. पर उस इलनेस में भी वो मुझे बोल रहे हैं. आप सोचिए कि इतने साल, इतने बड़े राइटर हैं वो, उनको ज़रूरत ही नहीं था इतना वक्त बैठे रहें. पूरा रिकॉर्डिंग में बैठा और मुझे ये भी बोले कि खुदा नहीं बोलना बेटा, टेल मी ओ खुदा नहीं बोलना, टेल मी ओ खुदा. तो मैंने कहा मजरू साहब क्यों, खुदा होता ना वर्ड. बोले नहीं, वो गोनीज क्रिश्चियन लड़की है, तो वो कलोकियल खुदा ही बोलेगी, ख बोलेगी, ख नहीं बोलेगी. पर आप सोचिए कि कितना सोच समझ के इन लोगों ने कैलकुलेटिव है. आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, टेल मी ओ खुदा. तो मजरू साहब इतने बहुत मीठे इंसान. और जावेद अख्तर साहब के साथ तो मेरा, जावेद अख्तर साहब ने एक मुझे प्रोग्राम में जयदेव जी, म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. क्या बात है. क्या म्यूजिक डायरेक्टर, माय गॉड, क्या गाने, और जिस तरह से मतलब सिखाते थे वो भी. ही वाज आल्सो स्लाइटली एस्थमेटिक आई थिंक. तो उनके फ्रेजेस के गाने होते थे, वो लता जी समझ के गाती थी ऐसे. पर उनके लिए गाना मतलब सब पंडित लोग हैं ये लोग. तो उस प्रोग्राम में जावेद साहब आए थे. मुझे जावेद साहब बहुत साल के बाद बोले, बेटा मैं, बोले कविता जी मैं आपको उस प्रोग्राम में मैंने सुना और मुझे याद था कि आपने गाया, और मुझे लगा कि आप गाएंगे बहुत साल. यू नो, वो था न ताबे मस्ती न होशे हस्ती, एक गज़ल था, मैंने गाया. उसके बाद कट टू डबिंग फॉर आशा जी. नाउ डबिंग फॉर आशा जी, फर्स्ट टाइम फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. डोर ओपन, सिटिंग रूम, बोनी कपूर, जावेद अख्तर, प्यारे भाई, और बड़े बड़े हस्ती. लक्ष्मी जी के लिए तो आदत हो चुका था प्यारे मेरे पर. तो बोले चलिए बैठिए, ये बहुत बड़ी फिल्म के लिए गाना हो रहा है, ये आशा जी गाएंगी और श्रीदेवी जी का है ये फिल्म, और चलिए लिख लीजिए वर्ड्स. तो मैं लक्ष्मी जी से बोलने वाले वर्ड्स और जावेद जी पे वहाँ बैठे हुए. मैं बोली जावेद अख्तर साहब का गाना है, क्या होगा, फैंटास्टिक. बोले लिखिए, ची हुआ हुआ. मैं लक्ष्मी जी की तरफ देखी, बोली लिखिए, ची हुआ हुआ. हॉनेलुलु में से जावेद जी की तरफ, क्या लू 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 लू, ये सब लिखा मैंने. पक चिकी लकी चिकी ये भी लिखा.
मैं बोलती ये तो जावेद अख्तर साहब का गाना है, बहुत इंटेलेक्चुअल राइटर है। ये सब क्या चल रहा है? और फिर मैं ख्वाबों की शहजादी तो ब्यूटीफुली लिखा हुआ, पर मैं कभी नहीं बोलूँगी कि जावेद साहब का गाना लिखकर मैं घर जाके और मैं गाना वर्ड्स तो मुझे मैं चिकी लगे घर पे कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी सोची मैं तो बोले क्या ये क्या रिहर्सल है तेरा? बोले मम्मी कल का जो गाना है ना उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मेरे मैं एम गेटिंग स्टक। मैं ख्वाबों की शहजादी ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मैं ख्वाबों की शहजादी। और सबसे फनी थे कि नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग पे 2 बजे जावेद साहब पहुंचे, क्योंकि गाना तो 6-7 बजे तक चलेगा कोरस। आई थिंक वो उसमें लस्सी पीसी का भी एक वो तो म्यूजिशियंस जैसे आते थे ना, तो बोले थे लक्ष्मी जी इसमें लस्सी भी होना, पंजाबी वर्ड कुछ नहीं। बोली क्या पंजाबी वर्ड हो सकता है? लस्सी पीसी। अच्छा चल लिख लीजिए कविता जी, लस्सी पीसी। फिर उसके बाद असी तुसी, बोली लिख लीजिए। मैं भी लस्सी पीसी, असी तुसी। हॉनोलुलु है, कोई बोले किंग कॉन्ग है तो हांगकांग भी होना चाहिए, हांगकांग भी लिखा। फिर लक्ष्मी जी वापस पूरा वो बनाए और सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे एंड करना चाहिए। तब महबूब स्टूडियो का सिंगर्स का कैबिन का दरवाज़ा खुला और जावेद जी आए, नमस्ते वमस्ते। बोले बोले लक्ष्मी जी मैंने कल रात को, आपको पता नहीं, मेरे को बहुत रात को सूझा एक वर्ड जो मेरे को ट्रबल कर रहा था कि ये गाना ऐसा ही एंड होना चाहिए कि वर्ड होना चाहिए मोम्बासा। तो वो जो मोम्बासा लिखा उससे एंडिंग हुआ। क्या बात है। और फिर वो गाना मैंने गाया। ऑफ कोर्स बाद में उनका फ़ोन आया कि ये गाना आपकी आवाज़ में रख रहे हैं। तो मैंने कहा लक्ष्मी आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन मैंने तो गलत गाया, फिर क्या डबिंग कर लेंगे आप? बोले डबिंग तो होगा नहीं, क्या 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 गड़बड़ गाया आपने? मैंने कहा ऐसे जानू जो तुमने तो जीनू जो तुमने, पहली बार स्क्रिप्ट में ऐसे गाते गाते, और एक ही टेक हुआ था वो गाना। अच्छा एक ही टेक। फिर मैं दोबारा गाने के लिए जब तैयार थी, बोले ओके, तो मैंने कहा आशा जी गाने वाली तो तब करेक्शन हो जाएगा, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो बोले ऐसा हुआ? तो बोले आप शूटिंग देखिए ना श्रीदेवी जी का, लगेगा जीनू ही करेक्ट है, वो जीनू ही होना चाहिए। एग्जैक्टली तो वैसे ही रहा गाना, और किसी ने नोट ऑब्जर्व भी नहीं किया। अब कविता जी, चार्ली चैपलिन का एक सेंटेंस है, कॉमेडी इज अ सीरियस जॉब। या कॉमेडी इज अ सीरियस जॉब, एब्सोल्युटली। सो वैसे आई थिंक यू नो जावेद जी जैसे इतने प्रगल्भ और इतने कंपोज्ड लिरिसिस्ट से आपने जो उनसे गाना गवाया है वो मतलब कॉमेडी है, लेकिन दैट इज आल्सो मेड वेरी सीरियस। या एक्चुअली उसके बाद रूप की रानी चोरों का राजा से गाया, एंड आई रियलाइज जावेद साहब हैड, मैं उनको बोलती हूँ जावेद साहब, द डे आई फील a little low or a little depressed, I feel like calling you, because just speaking to you makes me positive, because he's so humorous. क्या बात है। वो हर 2 बात में मेरे को इतना हंसाते हैं, मतलब तो मुझे लगता है कि कभी नेगेटिव फील करो तो you should call जावेद साहब, because he will show you the absolute positive side of life, because he sees humor in every situation. क्या बात है। तो मुझे लगता है people like that are very very valuable in our lives. Yes. दीदी हम लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, नो आई जस्ट वांट टू गिव यू वन मोर कॉम्प्लीमेंट कि सुर में गाने वाले बहुत होते हैं, आपकी बातें भी सुर में है। आई विल इजीली एबल टू मेक द नोटेशन व्हाट यू आर सिंगिंग। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपके वॉइस के हेल्थ का सीक्रेट क्या है? You know, I have seen you for last more than 15 years singing so devotional song in the life. आपको बहुत फील करता होगा कि आज मेरा वॉइस ठीक नहीं है, लेकिन every time you start with a C sharp note, you know, starting with Krishna, and आपका ऊपर का F sharp से हम लोग कॉन्सर्ट शुरू करते हैं. Every time me, निनाद, maybe like Richard स्टेज पे होता है, जो भी हम लोग musicians होते हैं, we are just stunned to see you know, first note कि मतलब थोड़ा वार्म अप हो जाए तो फिर थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, ये होता नहीं. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ ऑफ वॉइस? थैंक यू सो मच आदित्य जी, आई नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट. पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत कुछ होता है, यू आर राइट. मेरी भी बहुत कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग होता है अबाउट माई म्यूजिक. आई मस्ट टेल यू कि लॉट ऑफ टाइम्स आई फील डिमोरलाइज्ड इवन नाउ. बट as it is, एक तो है कि I've had courage, I must say कि I've had courage, because with all this colds and coughs and bronchial colds, it's not even just a simple cold, it's bronchial cold which stays with me for 7 days. I have faced Lakshmi Ji's songs. कुछ गाने गाए, और एक गाना तो मुझे याद आता है कि वो ईश्वर का गाना था, कौशल्या में तेरे. उसमें मेरा इतना फोकस था कि वो नीचे का प जा भी नहीं रहा था मेरा. और फाइनली माइक पे गाना है तो, पर एक मेंटल स्ट्रगल होता था, बट आई हैव कम आउट ऑफ इट. पर एक बात है, एज आई सेड दैट सर्टेन टाइम्स व्हेन द वॉइस मस्ट गेट रेस्ट, सो यू मस्ट हैव गुड स्लीप. And when there are moments when you, like when I finish this interview, I should not talk for a couple of hours, you know. You have to give your voice a rest. Right. और दूसरी बात है, कुछ भी करें थोड़ा वो स्वर साधना, जो रोज की स्वर साधना एक होती है ना, your voice must have the habit of singing every day. Oh, right.
बहुत कोल्ड है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, वो बात अलग है, बट व्हेन यू आर गेटिंग बेटर, क्योंकि एक आदत होती है वॉइस को, जिसे हम रियाज ही कहते हैं, रियाज कहते हैं। पर कभी कभी इस एज में मैं कहूँगी कि मेरे इस एज में बहुत ज़रूरी नहीं कि मैं हैवी रियाज करूँ। हैवी रियाज करूँ तो और भी मेरी वॉइस बैठ सकती है, पर जो मेरा कंफर्टेबल स्केल में उसमें सा से पा, अगर पा भी नहीं भी जा सकती, सा से धा और ऊपर के सा तक गई और कोशिश किया रे तक जाने के लिए, फिर वो लॉन्ग नोट प्रैक्टिस करती हूँ। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि इवन इफ आई एम अ लिटिल एस्थमेटिक, आई ट्राई टू सिंग अ टैगोर सॉन्ग फॉर ब्रेथ। यू नो द प्रयत्न जो बोलते हैं, कोशिश जो बोलते हैं, कोशिश नहीं आर्टिस्ट का बंद होना चाहिए। आज मेरी आवाज़ नहीं चल रही है, फिर भी मैंने छोड़ दिया वो नहीं। कोशिश करो विदाउट स्ट्रेनिंग योर वॉइस एंड नेवर पेल्ट आउट। आजकल कभी कभी मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ, बच्चों को सुनती हूँ, आई फील लाइक टेलिंग देम, बेटा यू आर सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ अ माइक्रोफोन, यू डोंट हैव टू शाउट। क्या बात है। शाउटिंग इज सो बैड। वो शाउटिंग करेंगे तो बाय द टाइम दे आर 35-40 years old, voice is gone, voice will change. You cannot shout like that from the age of 14-15 to 40. Shouting, you hear the greatest artists, nobody shouts. आप रॉक सिंगर्स की सुन लिए, वो दूसरी पद्धति है। We don't have to, इंडियन सिंगिंग के लिए तो वो शाउटिंग इज बैड। वो तो बच्चों को बोलूँगी शाउटिंग मत करना। और दूसरी बात है, रियाज रोज करना है एंड यू हैव टू हाइड्रेट योर वॉइस। बहुत पानी पीना है। आप 10 मिनट गाओ, 1 सिप वाटर ले लो, एंड रूम टेम्परेचर ही हो, थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो चलेगा, रूम टेम्परेचर इज ऑल्सो गुड, बट यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एंड इवन व्हेन यू आर टॉकिंग यू मस्ट बी अवेयर, even if you are very irritated, don't shout. Shouting is very, very bad. So these are the things, and of course what you eat, that also counts. If you're allergic to something, all these things of not eating anything which gives you balgam जो होता है, जो भी mucus forming होता है, like for me too much of milk is also bad, it's mucus forming. So things which don't suit you, you must slowly be aware of it. And all those other things like steaming, gargling, वो तो है, but it's not curative. But to keep your voice going, I think you have to sing every day, not shout every day, and long notes. And breathing exercise. And breathing. Yes, breathing. दीदी आपके साथ अगर ऐसी बातें करते रहे तो आई थिंक 12 आवर्स और मे बी लाइक 15-16 घंटे कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू। आई थिंक वी मे पॉज हियर बिकॉज देयर इज सो मच यू नो विथ यू कि इतना आपसे सीख सकते हैं, इतना आपको सुन सकते हैं। पर एक बात बताऊं आदित्य जी, मैं बहुत लकी रही, मैंने कहा ना उठने बैठने वालों का, एंड नाउ आई हैव मैरिड अ पर्सन हु इज 24 आवर्स इन म्यूजिक। रात को सब सो जाने के बाद उनका प्रैक्टिस रात को 11:30 बजे शुरू होता है। ही इज़ अ नाइट पर्सन बेसिकली, बिकॉज ऑल हिज लाइफ ही इज प्रैक्टिस्ड एट नाइट। तो वो रात को जो शुरू होता है ना, तो वो रात को मैं जब सोने के पहले मुझे सुर मिल रहा है। क्या बात। कुछ भी राग हो, मैं वो नोट्स मेरे दिमाग में जा रहा है। यस, इट इज गेटिंग इनटू माय सिस्टम। और इवन डे टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ही इज़ इन म्यूज़िक। कुछ नहीं है तो ही इज़ वरिंग अबाउट हिज फेस्टिवल का वीडियो क्या हो रहा है, एडिटिंग हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और मैं भी ऐसे जब कमरे में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं सुबह करती हूँ 10:30-11 बजे। सपोजिंग ही जस्ट वॉक्स इन टू द बेडरूम, मैं वहीं जहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसे ही जस्ट गोइंग इन एंड ही विल जस्ट टर्न से दैट म इज़ अ लिटिल फ्लैट, जस्ट लुक इन टू इट एंड ही विल गो अवे। नो यू सी how much it helps. Then I'm saying, really, Alice, I never knew it was. Is it flat? He said, yeah, it's flat. Just look into it. Then I listened to my mom. I said, yeah, it is a little flat. So you see, that guidance is helping me a lot. डॉक्टर के बारे में, अगर डॉक्टर जी के बारे में बात करेंगे तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आई रिमेंबर वी परफॉर्म्ड you have performed with him, yeah. No, I'm not performed. I don't dare. No, I don't dare. लास्ट में बनारस में वाराणसी में गया था, but that was just holding the notes, and I was just so fortunate. But I remember one thing about him. हम लोग ने जब लता दीदी का अपने कॉन्सर्ट किया था, रिमेम्बरिंग लता इन NCPA, at that time doctor was there and he was in the he was looking after all the musicians, and he told me आपकी हारमोनियम थोड़ी शार्प है। He told you that? And it is actually. So it is hardly 4 cents sharp, because what happens, it's also because of the structure of the harmonium. अगर बेलो कम पड़े तो वो फ्लैट हो जाती है, बहुत जोर से बजाए तो शार्प हो जाती है। It's the structure of the reed. It's not the thing कि it's a constant. It varies. Yes. But उन्होंने कहा कि आपके हारमोनियम थोड़ी शार्प है, आप 4 सेंट शार्प कीजिए,
4 cents Really? among 1 to 100 between 2 notes अगर sections करें तो 4 सेंट शार्प कीजिए एंड अभी मीटर लगाइए, तो अब मैंने मीटर लगाया तो एग्जैक्ट 4 सेंट शार्प थी वो। सो उन्होंने कहा कि आप सब अभी 4 सेंट आपकी इंस्ट्रूमेंट शार्पन करके मैच कीजिए। अभी 4 सेंट दीदी इतना माइन्यूट फर्क है कि किसी को वो मतलब ऑडियंस तो डिफरेंट है, म्यूजिशियन को भी समझेगा नहीं। और सी आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस सिंसियरिटी टुवर्ड्स द सुर कि एनी म्यूजिशियंस विल थिंक क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बट वही मैंने कहा ना, कुछ ग्रेट म्यूजिक, अब उनको तो ऐसा सुर का भगवान ने दे दिया, इतना सुर समझते, जैसे मैंने कहा सेंट्स में। और अनदर पर्सन आई रिमेंबर कि मैं उनके साथ बैठ के मैं बांद्रा में जब रहती थी, एज टू क्रॉस द रोड 4:30 बजे, ये कम से कम 1 साल मेरा ये प्रोसेस चला बिफोर आई मूव्ड आउट टू अंधेरी। 4:30 बजे उनका सारंगी निकलता था और उनके साथ सारे गामा पधा निसा का रियाज, और वो सारे गामा पलटे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुझे बोलते थे तुम सा में बैठो। बोलते यार तेरा तो सा तो ठीक करना, तो रे गामा पे क्यों जा रही है? क्या बात है। और दिस इज मच लेटर, व्हेन आई वाज ऑलरेडी अ प्लेबैक सिंगर। तो बोलते सा पे बैठो तुम। तो वो सब कहते हैं मैं सा नी सा। एक दिन तो मैं बोली सा के पहले मैं आकार करूं, बोलते पहले सा ठीक कर फिर आकार पे पहुंचता हूँ। क्या बात है। और वो थे पंडित रामनारायण जी। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा। वो रामनारायण जी भी क्या, आपने मदन मोहन जी के गाने सुने सारंगी में, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग, उसमें जो उन्होंने बजाया, एक छोटा 2 सेकंड का म्यूजिक या 4 सेकंड का म्यूजिक, क्या ब्रिलियंट, यू नो। सो दीज आर पीपल आई हैव सीन। रामनारायण जी, आई हैव सीन माय हस्बैंड लता जी, आशा जी ऑल्सो। सुर के मामले में आशा जी भगवान वो समझ जो सुर का है ना, वो जब आपको आ गया और वो उस दैट इज योर बर्थ इन दिस जन्म, यू हैव टू बी अ म्यूजिशियन, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू इन लाइफ। व्हेन यू हैव सो मच ऑफ सुर इन यू, एनीथिंग एल्स विल बॉदर यू। आपके सुर में ही पूरी जिंदगी कट जाएगी, सफ़र एकदम सुंदर तरीके से। कितनी भी मुश्किलें आए, ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल भी आती, बहुत लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर देम, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी बिकॉज आप सुर समझ गए हैं। क्या बात है, क्या बात। दीदी आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, बाय द वे सॉरी आदित्य जी, मैं बहुत इंटरप्ट कर रही हूँ। और एक आर्टिस्ट हैं जो मैं सुबह से रात मैं उनको भगवान मानती हूँ और मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेडीज़ आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। उनकी बोलने का ढंग, उनकी शख्सियत, उनका चलने का ढंग और उनका गाने का ढंग, मधुरानी जी, क्या बात है। मधुरानी जी मेरे लिए सुप्रीम गुरु हैं। मैं सालों से उनका गाना सुनते आई हूँ, गज़लें, और आज तक मेरा एक फ्रेज भी ठीक नहीं आया, सच्ची बोल रही हूँ। ऐसे आर्टिस्ट हैं। उनका इंतजार एल्बम है, क्या किया है कंपोज, क्या बात है, बहुत बड़ी। गालिबन अदर्स एंड इंतजार बहुत। शी इज़ उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, मैं उनको मिली हूँ मेरे दोस्त छाया गांगुली के वजह से। छाया और मैं, हम दोनों बहनें हैं, वे आर सिस्टर्स। और छाया भी बहुत सुलझी हुई इंसान है। तो छाया जी की वजह से मधुरानी जी के साथ मेरी मुलाकात हुई कि छाया से उनकी शिष्य हैं। और मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बैठने से ऐसा लगता है कि साथ में बेगम अख्तर जी और आमिर खान साहब सब घूम रहे हैं उनके साथ। क्या बात है, क्या बात। इस ज़माने में इस तरह के आर्टिस्ट मिलना, क्या बात, बहुत बड़ी गाय, बहुत बड़ी। तो कविता जी, आई वाज कमिंग टू द पॉइंट कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर द एक्सट्रोवर्ट थिंग, यू नो, people appreciate. I'm grateful, but yes, it's extrovert. Yes, absolutely. I want to ask you कि when you look within you, what is the best award that you think, or what is the best moment of your life that you think कि you know ये moment मेरी life में आ गई and this is the biggest award or achievement or maybe point of satisfaction for me? Two things. When I got my first Filmfare Award, 1942 Love Story, that year Lata ji got her Lifetime Achievement Award. Oh. और when she gave her speech, उसमें एक sentence उन्होंने कहा, she says, आज मैं बहुत खुश हूँ कि कविता कृष्णमूर्ति को Filmfare मिला। क्या बात। She said that sentence. क्या बात। वो मेरे लिए पूंजी है। So आपको 2 पद्मश्री मिली है, मतलब। हाँ। एक पद्मश्री, ये और दूसरी जो पद्मश्री में बात आ रही थी कि पद्मश्री ऐसे आदमी के हाथ से मिला जिसको मैं वापस भगवान मानती हूँ, वो है अब्दुल कलाम। क्या बात है।
उनके हाथों से मिला क्या मुझे। बात। तो ये 2 मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूल सकती मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि सच बात, मेरे जैसे 1000 सिंगर्स आ जाएंगे और ये ज़रूरी है कि मैं 10 साल भी जीऊँ या 100 साल भी मेरे गाने लोगों को याद रहेगा, कुछ है भी नहीं ऐसा। 10 साल भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो आई एम नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिंगर, आई एम नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बीइंग, बट आई हैव वॉक्ड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पाथ इन लाइफ, क्या बात। and these great people whom I've met, they have made my life extraordinary, because in all this journey of music, of staying in a very commercial world of Bollywood, I have been able to be myself. I've never had to dress up to be somebody else in my singing or in my personality. I have been, the best gift God has given me is, throughout my journey I have been able to, despite all problems, I have been able to be at peace with myself. And I have been grateful that I'm a servant of music. That's it. Didi, I think, I'm literally stunned, and I'm sure the entire audience of Avarachi Mansa is going to be as stunned as me right now, and the people around in the studio No, but right thank now. you. You asked me very, very relevant questions. And being a very fine musician, and I know you're a very fine audio person also, you're a fine audio engineer, you were able to come out with very, very relevant questions, and it's always a pleasure to talk to spend time with. You are also part of my journey where I'm learning something. Thank you. This is so, ये बहुत बड़ा honor है, and thank you very much for this. Thank thank you very much for spending so much time with us and sharing. Thank you. Mutually so much, enjoyable. Yes, and so much thoughtful thoughts that I would say. And you. really thank you very much. We are really honored that you are here. Thank you so much. Namaskar to all of you. दीदी, जाई काजल हमारे स्पॉन्सर और स्मृति गंधा ये जो फेसबुक पेज है, इनकी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट है, जिसका आप स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तर मंडळी, आभाळाची माणसं हा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला जरूर कळवा। आवडला असेल तर शेअर करा, तुमच्या प्रतिक्रियांची आम्ही वाट बघतोय। आणि स्मृतिगंधाचं फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।